किरण क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का आज फिर से स्वागत है। आज हम जिन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक किसी एक क्लास के लिए नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है वो सभी क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है, अर्थात वो क्लास 10th में भी चलेगा, आपके क्लास 12th में भी चलेगा और आपके क्लास बीएससी के अंदर भी ये टॉपिक होगा। 10वीं क्लास के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा ऊपर का लेवल होगा, 12th और बीएससी के लिए लो लेवल का टॉपिक होगा। तो देखिए आज का जो कॉमन टॉपिक है वह टॉपिक कौन सा है। तो आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा विद्युत युक्तियां के नाम या विद्युत युक्तियों के नाम व प्रतीक चिन्ह। आज का जो टॉपिक होगा अर्थात आपको जो विद्युत युक्तियां दी गई हैं उनके नाम क्या होंगे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या होंगे, तो इनके बारे में देखते हैं आज। तो आज आप एक सारणी बना लीजिएगा क्योंकि आज ये सारणी के रूप में होगा। तो मैं सारणी बना के इसको समझा देता हूँ, आज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे। तो इस तरफ तो लिख देता हूँ उपकरण या युक्तियां कि उपकरण के नाम और यहाँ लिख देता हूँ उनके प्रतीक चिन्ह। इधर तो लिखना है उपकरण के नाम, भाई उपकरण के नाम देते जाएंगे, भाई ये नाम है, फिर उनके प्रतीक चिन्ह क्या होंगे उनके बारे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट उपकरण का नाम होगा वह नाम है आपके पास विद्युत सेल। कि आपको माना कि दे दे कि विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह बताइए, तो विद्युत सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह सेल का प्रतीक चिन्ह यह होता है। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस का आपने कैसे पता किया। तो याद रखो जो बड़ा वाला सिरा होता है वो प्लस होता है और जो छोटा वाला सिरा होता है वो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अब इससे आप आगे और आप ये भी पूछ सकते हो कि साधारण सर जो वॉच होती है, हमारी जो घड़ी होती है घरेलू घड़ी, उसके अंदर जो सेल होता है उसमें हम कैसे पता करेंगे कि प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा। तो देखिए आपके घरेलू सेल यही होगा, साधारण सेल जो आप बोलते हो ये होगा। इसका जो ये ऊपर निकला हुआ मुंह है ना, ये जो होगा वो तो होगा पॉजिटिव सिरा और ये प्लेन वाला सिरा कौन सा होगा, नेगेटिव सिरा। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो सेकंड युक्ति होगी वह है विद्युत बैटरी। अब याद रखो विद्युत बैटरी की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि कई सेलों से मिलकर बना उपकरण क्या कहलाता है, बैटरी। मतलब एक से ज्यादा सेल को आप जोड़ देते हो तो वो किसका निर्माण करती है, बैटरी का। अर्थात दो या दो से अधिक सेलों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो किसका निर्माण करेगी, बैटरी का। देखिए एक था, इसमें मैंने एक से ज्यादा जोड़ दिए तो ये किसका निर्माण हो गया, बैटरी का। अर्थात कहना ये चाहता है कि आपके पास ये एक सेल ये था, एक सेल ये था। अब देखिए पॉजिटिव का माइनस माइनस मतलब ये सिरा ऐसे जुड़ गया, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ गया, तो ये किसका निर्माण हो गया, बैटरी का निर्माण हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं तीसरी जो थर्ड होगा वो क्या होगा, कुंजी या आप स्विच भी बोलते हो, कुंजी या स्विच। तो कुंजी या स्विच कैसे होगा, या तो ऐसे या ऐसे। अब याद रखना यहाँ पे डॉट लगा रहा हूं, यहाँ पे डॉट नहीं है, अर्थात यह ऑन स्थिति में है और ये ऑफ स्थिति में है। अर्थात इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अर्थात ये बंद अवस्था में है, ये चालू अवस्था में। यहाँ पे बंद और चालू फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग होता है। बंद का मतलब होता है यहाँ पे ऑन, मतलब इसमें मतलब ये स्विच ऑन अवस्था में, चालू अवस्था में है, अर्थात इसको बंद बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालू, मतलब ये ऑफ अवस्था में होगा। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में अलग होता है। इसके बाद में आपका जो फोर्थ होगा वह है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये वाला होता है।
और इस प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। याद रखो, प्रतिरोध को किससे डिनोट करोगे? R से, और इसका प्रतीक चिन्ह यह वाला होगा। ठीक है। इसी प्रकार आपका अगला जो टॉपिक है, अगला जो नाम होगा उपकरण का, वो होगा धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण। अब धारा नियंत्रण का भी प्रतिरोध की तरह ही होता है, ऐसा ध्यान रखना। ये माइनस, ये प्लस, इसको डिनोट करते हैं RS से, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये किसका प्रतीक चिन्ह हो गया? ये धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह हो गया। ये प्लस वाला सिरा होगा, ऊपर वाला ये सिरा क्या होगा? माइनस। और धारा नियंत्रक में हमेशा जो ये तीर का निशान होता है, ये इससे क्या होना चाहिए? स्पर्श होना चाहिए, टच अवस्था में होना चाहिए। अगर ये टच नहीं करते हो आप तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक पे, अगला जो उपकरण होगा वह उपकरण है एमीटर। एमीटर। अब एमीटर का तो नाम से ही पता चल गया, एमीटर होता है आपका ये वाला प्लस और माइनस। ठीक है। इसी के बाद में अगला जो होगा वह होगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर को V से डिनोट करते हैं, तो ये V हो गया प्लस और माइनस। आप नोट कीजिए इनको, 7 हो गए, और भी देखते हैं जो भी हैं, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला, कहाँ तक हो गए थे आपके? 7 हो गया। 8 देखिए, आपका जो 8 होगा वो होगा तार संधि। तार संधि, ये 2 तार दिए गए, उनकी संधि किस प्रकार से होगी? तो ये देखिए, तार संधि इस प्रकार से होती है, मतलब ये एक दूसरे से यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मतलब स्पर्श है। तो ये कौन सी हो गई? तार संधि। अगला जो होगा वो होगा चालक तार क्रॉस। चालक तार क्रॉस, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे? तो चालक तार को क्रॉस करेगा वो इस रूप में करेगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे को यहाँ पे टच नहीं कर रही है, परंतु फिर भी क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, मतलब स्पर्श नहीं है। ठीक है। ये तो संधि थी, मतलब दोनों को जोड़ा हुआ था। 2 तार होते हैं जिनके आगे आप 2 तारों के मुंह काट के उनको पेड़ लेते हो, तो वो बोलते हैं चालक, मतलब संधि। और ये होता है चालक तार। 2 तार एक दूसरे से ऊपर कर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से स्पर्श नहीं है, तो वो क्या होगा? चालक तार संधि। आपका जो लास्ट हो गया वो होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती जो धारा स्रोत होता है उसको डिनोट किया जाता है S। ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक विद्युत युक्तियों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ये आपके उपकरण के नाम दिए होंगे, उनके प्रतीक चिन्ह ये वाले होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे अपन बात करते हैं। हो गया। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या होगा अपना। आपका जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ओम के नियम से ही पता चल गया कि ओम का नियम क्या होता है। तो देखिए जो ओम था वो किसी वैज्ञानिक का नाम है। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है और ओम का जो टोटल पूरा नाम है वो है डॉक्टर साइन ओम जर्मन। इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर ओम या डॉक्टर साइन ओम जर्मन। इसने ओम का जो नियम दिया था ना वो 1826 में दिया था। ओम्स ने जो ओम का नियम दिया था वो 1826 में दिया था। तो देखिए इसने अपने ओम के नियम में क्या कहा कि इसने कहा यदि किसी
चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई व क्षेत्रफल स्थिर रहे तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी ओम के नियम की? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, कोई चालक तार दिया गया है, उसकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? जैसे ताप हो सकती है, दाब हो सकती है, लंबाई हो सकती है, क्षेत्रफल। यदि ये स्थिर रहे तो उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा की क्या होगी? समानुपाती होगी। अर्थात कहना यह चाहता है कि जो I होगा वो समानुपाती होगा किसके? V के, ना V समानुपाती होगा I के। ठीक है, अर्थात कहना चाहता है कि उत्पन्न विभवांतर V समानुपाती होगा किसके? धारा के। तो V समानुपाती I। जब मैं इस समानुपाती नियतांक को हटाता हूं तो यहाँ पे नियतांक स्थिरांक आएगा, वो आएगा R। क्या आएगा? R। जहां पे R क्या है? स्थिरांक। यहाँ पे R क्या है? स्थिरांक। तो R बराबर में क्या लिख सकता हूं? V अपॉन I। यहाँ पे R क्या होता है? प्रतिरोध। R क्या होता है? प्रतिरोध। तो देखिए इसका मात्रक, R का मात्रक मतलब प्रतिरोध का मात्रक। V क्या होता है? विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? वोल्ट। नीचे क्या है? I मतलब धारा, और धारा का मात्रक हमने पहले भी बताया था क्या? एम्पियर। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मात्रक बनता है, जो ऐसा ही मात्रक होता है, अलग मात्रक होता है, वो होता है ओम। और जो ओम को डिनोट करते हैं इस रूप में डिनोट करते हैं। अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। अगर ओम याद नहीं रहता है तो दूसरा कौन सा बोलोगे? वोल्ट पर एम्पियर। ये आपके ओम का नियम कंप्लीट होता है। यहाँ यहीं से एक परिभाषा और बनती है कि एक ओम किसे कहते हैं, या एक ओम की परिभाषा याद रखो। यहीं से एक परिभाषा बनती है एक ओम की परिभाषा। तो याद रखो, एक ओम की परिभाषा बोल रहा है तो एक ओम की परिभाषा के लिए आपके पास V का मान 1 होगा और I का मान भी कितना होगा? 1 ही होगा। अर्थात V और I का मान अगर आपके पास 1 है तो आपके पास R का मान भी कितना आएगा? 1। इसी को क्या बोलते हैं? एक ओम की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध होगा, और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक अपना है प्रतिरोधकता या विशिष्ट चालक। एक ही बात है। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है कि जो R होता है वो समानुपाती होगा लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 के। तो यहाँ पे जो आप प्रतिरोधकता की परिभाषा बनाओगे वो कैसे बनाओगे? किसी चालक तार की
इकाई लंबाई व इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही क्या कहोगे? प्रतिरोधकता। ये किसी चालक तार की इकाई लंबाई व इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही क्या कहोगे? प्रतिरोधकता। अर्थात R बराबर यहाँ से जब समानुपाती नियतांक घटता है तो क्या आता है? रो L अपॉन A। यहाँ पे रो क्या है? वही स्थिरांक होगा, और रो का मतलब स्थिरांक है, या आप बोल सकते हो प्रतिरोधकता। अर्थात प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? RA अपॉन L। ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता। दूसरा मैंने बोला था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध, तो ये प्रतिरोधकता, ये क्या हो गया? प्रतिरोध। इन दोनों में ये क्या आ गया? संबंध भी आ गया। तो ये भी टॉपिक आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक होगा हमारा, जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है कि जो प्रतिरोध होता है वो कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है। तो लिख सकता हूं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पे निर्भर करता है। तो जैसे मैंने प्रतिरोधकता पढ़ाया तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि निर्भर किस किस पे करेगा। कि मैंने बताया इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी R समानुपाती होगा L के। प्रतिरोधकता में हुआ था अभी। तो मतलब जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होगा? हमेशा समानुपाती होगा। तो एक निर्भरता ये हो गई। इसकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ क्या होगी? ये L मान लेता हूं, ये R होगा। R और L एक दूसरे के समानुपाती है, तो जब समानुपाती है तो R का मान 1 होगा तो L का मान भी 1 होगा, R का मान 2 होगा तो L का मान भी 2 होगा। अर्थात इनकी जो ग्राफ होगी वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ये होगी एक निर्भरता। दूसरी जो निर्भरता होती है, अभी मैंने बताया R व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो इसकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ क्या होगी? यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे A हो गया, तो ये एक दूसरे की घटते हुए क्रम में होंगे। ये इसकी ग्राफ हो गई। तीसरी जो निर्भरता आती है वो आती है ताप। जो R होता है वो ताप पे निर्भर करता है। अर्थात R और ताप एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे आप ताप का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान घटेगा। जैसे जैसे आप ताप का मान कम करते हो वैसे वैसे किसका मान कम होगा? प्रतिरोध का मान भी कम होगा। और एक जो फोर्थ आपकी जो निर्भरता होती है वो होती है पदार्थ की प्रकृति। अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो जो आपको पदार्थ दिया गया है उसकी प्रकृति के ऊपर भी क्या करेगा? निर्भर। तो जो तीसरा था ताप पर निर्भर, और आपका जो फोर्थ है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। तो याद रखो कि जो पदार्थ जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है वो 4 पे निर्भर करती है, लंबाई पे निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, ताप पे निर्भर करती है और पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। परंतु यहाँ पे देखिए लंबाई समानुपाती होगी, अनुप्रस्थ काट व्युत्क्रमानुपाती होगा, ताप भी एक तरीके से समानुपाती होगा। क्यों? जैसे जैसे आप ताप को बढ़ाते हो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप को कम करते हो प्रतिरोध भी कम होगा। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गई? समानुपाती। और लास्ट एंड फाइनल जो इंपॉर्टेंट होता है वो पदार्थ की प्रकृति की, पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।